कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस तरह का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया। साथ साथ में राजस्थान से आए हुए तमाम साथियों का भी, क्रांति दादा और अन्य जो बड़े साथी हैं जिन्होंने कहा था कि हमें वहां जाना है और कार्यक्रम में सबसे मिलना है। मैं इस अवसर पर हमारे महान पुरखों को नमन करते हुए इस पंडाल के अंदर उपस्थित दूर दराज से आई हुई मेरी इज्जतदार माता बहनें, नौजवान युवा साथी और कर्मचारीगण, उन सबको मैं धन्यवाद जोहार करता हूं। हमारे कार्यक्रम व्यस्त हैं तो इधर से उधर सब जगह जा रहे थे। आपकी यहाँ के छतरभाई वसावा भी हमें रास्ते में मिले थे, उन्हें भी कई जगह कार्यक्रम करने थे। मैं शुरुआत करूंगा जो आदिवासी अपनी संस्कृति, परंपरा, विरासत और पुरखाई व्यवस्थाओं के कारण जाना जाता था, आज उसी आदिवासी की संस्कृति, परंपरा और पुरखाई व्यवस्थाएं बिखरी चितरी है, जिसकी वजह से हम हमारी आदिवासी होने की पहचान को खत्म होते नजर आ रहे हैं। तब हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम चिंतकों ने कहा कि हमें आइए, बैठिए और समाज के लिए चिंतन करिए। और आज हम लोग चिंतन की दिशा में बढ़े कि किस तरीके से हमारे पूर्व के बिरसा मुंडा, हमारे जननायक और रॉबिन हुड कहे जाने वाले टांटे मामा और इस इलाके के कई जननायक हुए थे, जिन्होंने अपनी वैश्विक शासनकाल के अंदर या अंग्रेजों के सामने अपने लोगों को बचाते हुए अपनी जमीन बचाई, अपना जंगल बचाया, अपना अधिकार बचाए, जिसकी बदौलत हम सुरक्षित रहे। परंतु उसके बाद में हम कहते हैं कि 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस देश का 11% आदिवासी मूल मालिक है। और जिन पुरखों ने हमें अधिकार दिए, अधिकार के बाद में हम मालिक हुए, मालिक के बाद में आज ये स्थिति होगी, मालिक से भिखारी बन गए। हर एक सरकारी दफ्तर में ठोकरें मारी जाती है। आज मेरे से राजस्थान की विधानसभा का सबसे कम उम्र का सदस्य हूं। जब मानगढ़ की पहाड़ी पर उस शहादत के बाद में हम भी एक बार गए थे, इस वैचारिक जन जागरण के बाद में, तो पहले सुना करते थे कि मानगढ़ के आसपास के जो गुजरात का आदिवासी है, महाराष्ट्र का आदिवासी है, राजस्थान का आदिवासी है और मध्य प्रदेश का आदिवासी है, ये सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पुरखाई व्यवस्था के अंदर एक समान है। परंतु जब इन गांवों में घूमे तो वास्तव में लगा कि एक समान तो है, लेकिन आज बिखरे बिखरे हैं। आज सरकार आ रही है, जा रही है। कई भाई ने कहा था अभी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति को नक्सलवादी घोषित करके मार दिया था जो गाय चराने जा रहा था। सरकार आई गई, आजादी के 75 साल भी आदिवासियों की स्थिति वैसी की वैसी रही और आदिवासी वही का वही रह गया। कभी विकास के नाम पर विस्थापित होना पड़ा, कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर हजारों गांवों को उजड़ना पड़ा, कभी मणिपुर के अंदर 2 समुदाय को लड़ा के हमें आपस में उलझाया गया, कभी छत्तीसगढ़ के अंदर हसदेव के नाम पर हमारे गांवों को खाली कराया गया, तो कभी झारखंड के अंदर हजारों लोगों को बाहर विस्थापित होना पड़ा, तो कभी राजस्थान के अंदर पूरी अरावली को खनन के नाम पर खाली करके आदिवासी को विस्थापित किया। और हम लोग देखते ही देखते रह गए। मैंने पिछले इस बार के सत्र के अंदर सदन में कहा था कि बाहर से खनन को कंपनियों को इस आदिवासी इलाके में रख सकते हैं और ये कंपनियां उद्योगपति की बिना कानून के यहाँ पर आकर खनन कर सकती है, लेकिन जो आदिवासी इस जंगल के अंदर जब से रह रहा है, इनके वन विभाग के कानून नहीं बने थे, ये संविधान लागू नहीं हुआ था, तब से इस सदन के इस जंगल के अंदर रहने वाला है और उस जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासी को विस्थापित कर दिया जाता है। मैंने कई मंजर देखे हैं जब बेघर होता हुआ कोई पीड़ा लेकर रो रहा है, लेकिन उसकी पीड़ाओं को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में ये कहना चाहेंगे, कई बार कई तरह की घटनाएं सामने आती है, तब हमें लगता है कि इसका कारण कहीं हम भी होते हैं। इसलिए होता है कि जितने हम आदिवासी हैं, उतने हमने अलग अलग संगठन बनाए, उतने अलग अलग झोले झंडे लेके घूमे और उतने ही तरीके से हम बढ़ते गए। यदि हम लोग एक नहीं हुए और यदि हम लोग एक होकर लड़ने नहीं लगे तो जंगल जाएगा, जमीन जाएगी और धीरे धीरे हम लोग खत्म होंगे। संस्कृति की बात करें
तो आज हमें जो अधिकार मिले हैं, हमारी मूल पहचान है, हमारी संस्कृति है, इसीलिए अधिकार मिले। आधुनिकता की चकाचौंध के अंदर हम लोग अपनी संस्कृति से दूर भागते नजर आए, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कौन कहेगा कि यह आदिवासी है, और आदिवासी और गैर आदिवासी में फर्क क्या महसूस होगा। इसलिए हमें समझना पड़ेगा और आज इस तरीके से लड़ना पड़ेगा। अभी पिछले सत्र के अंदर हम लड़े थे कि ऐसे ऐसे राजस्थान के अंदर भी कानून ला रही थी डबल इंजन की सरकार, मतलब राजस्थान में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी, तो यहाँ पर गुजरात में भी बीजेपी, और ऐसे में ऐसे ऐसे कानून आ रहे थे क्या उद्योगों के नाम पर सीधी जमीनें ले सकते हैं। हमने कहा कि राजस्थान ही नहीं, जहां जहां आदिवासी रहता है वन विभाग की जमीन है, और उसके बाद में चारागाह जमीन भी है, उसके बाद में बिला नाम में जमीन भी है, लेकिन आदिवासियों के साथ में चारागाह बिला नाम पर ये उनकी नहीं है, और कभी भी उनको कह के हटवा सकते हैं। ऐसे कई किस्से सामने आते हैं, और ऐसे में जरूरत है कि हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा, और लड़ना किस जगह है यह भी समझना पड़ेगा। दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार की व्यवस्था बनी हुई है, और इस व्यवस्था के माध्यम से हमें कभी सोचा नहीं था कि उस व्यवस्था के माध्यम से हमारी आवाज कोई राजस्थान के जयपुर के अंदर पहुंचा सकता है। और ऐसी व्यवस्था के माध्यम से मेरे जैसा साधारण परिवार का व्यक्ति वहां गया, तब हमें लगा कि वहां जाकर बोलने से फर्क पड़ेगा। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, यदि किसी को विस्थापित होना पड़ेगा, आपके यहाँ पे अभी हाईवे निकलेगा, 5-6 गांव विस्थापित होंगे। ऐसा ही अभी किसी के साथ अन्याय होगा, शोषण होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर ज्ञापन देना, धरना देना भी एक समाधान तो है, लेकिन 1 लाख लोग यदि आप इकट्ठे करते हो और आपका एक जनप्रतिनिधि गांधीनगर के अंदर भेजते हो, तो वो एक बराबर की आवाज हो जाती है। और इसीलिए इस आवाज को वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक और बात कही थी कि हमें सांस्कृतिक रूप से बांटा गया है, हमारे साथ रोज अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हमारे लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए और फिर प्रदेश होना चाहिए। ऐसे में मैंने कहा था कि बिल प्रदेश क्यों जरूरी है। मैंने कहा कि बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि संविधान की किताब में कैद पड़ा 5वीं अनुसूची जो धरातल पर लागू नहीं हुई है, इसलिए बिल प्रदेश जरूरी है। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कोई हमारे सर पे आकर मुते नहीं, इसलिए जरूरी है। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कोई किसी को घसीटे नहीं, इसलिए जरूरी है। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कोई हमसे जंगल से बेदखल नहीं करे, इसलिए जरूरी है। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि हमारा मालिकाना हक छीना नहीं, इसलिए जरूरी है। बिल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि कोई हमें बांट कर हमारे ऊपर अत्याचार करे, इसलिए जरूरी है कि बिल प्रदेश हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ में हम लोग आगे बढ़े, हमारे इलाके में दूसरे अधिकारी आकर हम पर जोर जमाए, ये चला नहीं, इसलिए बिल प्रदेश जरूरी है। और ये कोशिश हमने कराई है। और आज मुझे लगता है कि कोई किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन राजस्थान के जयपुर में, गांधीनगर के अंदर, भोपाल के अंदर और महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर एक साथ आवाज आदिवासियों के लिए उठेगी, तो ये सपना बिल प्रदेश का दूर नहीं होगा। ये सपना तब दूर नहीं होगा जब बिरसा के विचार अपने अंदर पनपेंगे, जब टंटे मामा के विचार अपने अंदर पनपेंगे, कालीबाई कलासुआ के विचार अपने अंदर पनपेंगे, और हर घर घर बिरसा मुंडा निकलेगा, हर घर घर कालीबाई निकलेगी, तब ये विचार और ये बिल प्रदेश जरूर बनेगा। और हम मानते हैं कि आने वाले समय में इस तरह का ही माहौल होगा। आज हम लोग यहाँ से जीत कर गए, साधारण परिवार से थे, हमारी व्यवस्था ऐसी है, अगर हम जीत कर गए और राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत जयपुर के अंदर हम नहीं बोले हमारे समाज के लिए, तो हमें लगेगा कि हमारी समाज हमारी टिकट काट देगी। और यदि उनके लिए ऐसा प्रावधान है, यदि वो समाज के लिए बोले, तो उनकी पार्टी उनके लिए टिकट काट देगी। ये हम में और उनमें फर्क है। इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, हमारी समाज को बचाना पड़ेगा। साथ साथ में जिसने वो दिन देखे हैं, वो समाज को समझ पाएगा। आने वाले समय में कई ऐसे अफसर आएंगे जो आपको समझाएंगे और आप इन बातों में आएंगे, तो हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे सरकारें कानून ला रही है कि जो हमारे लिए लड़ेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे कानूनों से हम लोगों को बेदखल कब किया जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। अभी राजस्थान के अंदर एक कानून आया था
कि उद्योगों के नाम पर हमें कहीं पे भी जमीन ले सकते हैं। तो उस कानून को लेकर हमारे सारे विधायक बोले और लड़े, वो कानून वहां पर वापिस बहस में गया। अगर हम नहीं बोलते तो वो कानून सीधा लागू होता और कई लोगों की जमीनें चली जाती उद्योगों के नाम पर। हमारे वहां पर एक कानून और ला रहे हैं, धर्मांतरण का कानून। उस कानून पे फिर से हम बोले तो उस कानून को पीछे बैक किया और फिर से एक समिति बनाकर इस पर चर्चा कराई जाएगी, पीछे लेके आए। हमारे वहां पर कानून लाए कि उद्योगपति के नाम पर सीधे सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे कई कानून गुजरात के अंदर भी, गांधीनगर में, इन महलों के अंदर इन गरीबों के लिए बन जाएंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा। तो आखिर बोलेगा कौन, आखिर लड़ेगा कौन? तो कोई हमारे लिए लड़ने वाला और बोलने वाला चाहिए, जो हमारे लिए लड़े, हमारे लिए बोले, हमारे लोगों के लिए बात करे कि हम आजादी के 75 वर्षों बाद भी सरकार आई गई, लेकिन वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल तो किया और धीरे धीरे हमें हाशिए की ओर धकेल दिया। हमारे यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की भी पूर्ति नहीं कर पाई। तो आज आपके बीच में हम खड़े हैं। मैं राजस्थान के नजदीक डूंगरपुर से भी आगे प्रतापगढ़ जिला लगता है और सीतामाता अभ्यारण्य है। हमारे वहां पर 40% जंगल के अंदर लोग रहते हैं और रोज हम लोगों को लड़ना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसी कोई बात आए इस गुजरात के अंदर भी, जहां पर आदिवासियों के साथ में कोई पीड़ा हो, तो हम लोगों को याद करिए, हम हमेशा आपके लिए तैयार खड़े मिलेंगे। हम इसीलिए भी खड़े मिलेंगे, हमें ऐसा लगता है, चाहे वो मणिपुर का आदिवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो या महाराष्ट्र का हो, यदि किसी को कहीं चोट लगती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के किसी हिस्से पे चोट लगी है, इसलिए हमें वो दर्द महसूस होता है। और आज हम फिर से यही कहेंगे कि इस मौके पर आप सबने हमें सुना। मैं कल दिन से लगातार कई कार्यक्रमों में था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। मैं उत्सुक था आप सबसे मिलने के लिए, कि इस इलाके से भी वाकिफ होना चाहता था, जहां पर एक चाले और इस नारे में बहुत कुछ बदलाव हो गया था। तो आने वाले समय में एक चाले पर आदिवासी चाले, इस नारे के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब शुरुआत करते हैं तो कई तरह की विडंबना आएगी, कई तरह के कष्ट और संघर्ष आएंगे, कई लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ेगी, और ये तकलीफ और संघर्ष दक्षिणी राजस्थान वालों से पूछो, सबने झेले हुए हैं। और मुझे मालूम है कि आज इस चिंतन शिविर के बाद में सच्चे सिपाही की तरह, सच्चे आदिवासी की तरह शादी में जाओ या मौत मरण में जाओ, लेकिन हमारे समाज के अंदर फैली कुरीति को बचाओ। साथ साथ मैं एक विशेष संदेश देना चाहता हूं। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आजकल नौजवान हादसों का कई शिकार हो रहे हैं। हमें याद करिए, हमारे बिरसा मुंडा 36 साल की उम्र में समाज के लिए शहीद हुए थे। टंटे मामा समाज के लिए चले गए थे। ऐसे कई इस इलाके के भी नामी नाम हैं। जब वो लोग समाज के लिए शहीद हुए थे, तो हम टेमली स्टार और राइटर बनकर घूमकर समाज को क्या देना चाहते हैं? तो हमें हमारे समाज को मजबूत करना है और एक एक बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं करना, उसको शिक्षा के साथ जोड़ना है, क्योंकि शिक्षा वह छेड़नी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब अगर साथ चल पड़े तो आंधी तूफान खुद ही चल पड़ेगी। हम सब अगर साथ चल पड़े तो आंधी तूफान खुद ही चल पड़ेगी। सागरों की बात क्या, हिमगिरी सरीके ढल पड़ेंगे। हम सब अगर साथ चल पड़े तो दीप क्या, सूरज हजारों निकल पड़ेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका जोहार।